नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक और जहां महंगाई की मार है, जनता बढ़ते दामों को लेकर बेहाल है, वहीं अब उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी खबर है जो लोगों को इस बीच राहत देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सीएम ने प्रदेश में नया कीर्तिमान रच दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस संक्रमण काल में जहां पूरा विश्व अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश ने तरक्की का नया कीर्तिमान बनाया है। इस उपलब्धि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वैश्विक महामारी कोरोना जनित आर्थिक मंदी के उपरांत भी उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं समस्त प्रदेशवासियों के परिश्रम का फल है। सभी को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश 19.48 लाख करोड़ रुपए के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। सूबे ने इस मुकाम को पाने के लिए तमिलनाडु, केरल, गुजरात व कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश 2019-20 में 5वें स्थान पर था। जीएसडीपी सूची में महाराष्ट्र 30.7 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जो बीते वर्ष नंबर 2 पर था, अब वह 19.2 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर फिसल गया है। वहीं कर्नाटक चौथे स्थान पर है, जिसने 18 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी दर्ज की है। जबकि 5वें स्थान पर गुजरात है, जिसकी जीएसडीपी 17.4 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रभाव छोड़ने के लिए सुर्खियों में रहा है और व्यापार करने में आसानी से दूसरे रैंक पर पहुंच गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश को किसान सम्मान निधि वितरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया था, जो कि अपने आप में सूबे के लिए बेहद ही गर्व का विषय रहा। वहीं अब आगे आने वाले दिनों में सूबा और क्या नए कीर्तिमान रचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर सेवाओं को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुनियादी मुद्दों से भटकाने में भाजपा सरकार का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 4 साल की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंडेक्स स्कोर 5.08 पॉइंट गिरकर 28.61 पॉइंट पर आ गया है और भुखमरी में भी भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर गिना जाने लगा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने सेवाओं को चौपट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी मुद्दों से भटकाने में बीजेपी सरकार का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 4 साल की बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंडेक्स स्कोर 5.08 पॉइंट गिरकर 28.61 पॉइंट पर आ गया है और भुखमरी में भी भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के कचहरी के पास एक दुकान पर गोलगप्पे और चाट के स्वाद का आनंद लिया। चाट गोलगप्पे का स्वाद चखने के बाद दुकानदार को 1000 बख्शिश के तौर पर दिया और हर हर महादेव का उद्घोष भी लगाया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों की सेल्फी लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सेल्फी जमकर वायरल हो रही है। तो वाराणसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्मृति ईरानी गोलगप्पे खाते हुए आपको नजर आ रही है। और जब स्मृति ईरानी को वहां पर लोगों ने गोलगप्पे खाते हुए देखा तो लोग उनके पास आ गए और सेल्फी लेने लगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स
गोद में एक बच्चे को लेकर स्मृति ईरानी के साथ वो सेल्फी ले रहा था। और ये देखिए स्मृति ईरानी गोलगप्पे का मज़े ले रही हैं और जो जनता है वो भी वहां पर है। तो स्मृति ईरानी पहुंची थी वाराणसी, दुकानदार को गोलगप्पे खाने के लिए 1,000 रुपये भी दिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे। वहीं पंचायत चुनाव के लिए महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के 5 पदों के लिए चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों की सूची को वार्डवार सूची ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल में होने हैं। वहीं पंचायत चुनाव के लिए महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि यूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के 5 पदों के लिए चुनाव होने हैं। बढ़ते आगे, सोनभद्र के म्योरपुर खेल मैदान पर सांसद पकौड़ी लाल कोल ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम से पूर्व सांसद द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। क्षेत्र की समस्या को देखते हुए लाल बाबू भारती ने कहा कि म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत करीब 10 से 12 पावर प्लांट है। इसके बाद भी यहाँ के मूल निवासी नौकरी से वंचित है। पावर कंपनियों के चिमनियों से निकलने वाले धुओं से मूल निवासी बीमार हो रहे हैं, पर यह कंपनी यहां के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। तो आपको बता दें कि सोनभद्र के म्योरपुर खेल मैदान पर सांसद पकौड़ी लाल कोल ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कार्यक्रम से पूर्व सांसद द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। क्षेत्र की समस्या को देखते हुए लाल बाबू भारती ने कहा कि म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत करीब 10 से 12 पावर प्लांट है। इसके बाद भी यहां के मूल निवासी नौकरी से वंचित है। पावर कंपनियों के चिमनियों से निकलने वाले धुओं से मूल निवासी बीमार हो रहे हैं, पर यह कंपनी यहां के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। तो सोनभद्र के म्योरपुर खेल मैदान पर सांसद पकौड़ी लाल कोल ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम से पूर्व सांसद द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया और क्षेत्र की समस्या को देखते हुए लाल बाबू भारती ने कहा कि म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत करीब 10 से 12 पावर प्लांट है। इसके बाद भी यहाँ के मूल निवासी नौकरी से वंचित है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से करीब 1 साल बाद कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज से खुल गए। सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस मौके पर सरकारी स्कूलों को गुब्बारों से सजाया गया है। वहीं 13 मार्च को प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह मनाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में संगोष्ठी का आयोजन भी होगा। इस आयोजन के लिए 4.62 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। तो कोरोना महामारी की वजह से करीब 1 साल बाद आज कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोले गए हैं और सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा और इस मौके पर सरकारी स्कूलों को गुब्बारों से सजाया भी गया है। आजमगढ़ में नई शिक्षा नीति को लेकर सीबीएसई के स्कूलों के साथ सर्वोदय पब्लिक स्कूल में बैठक की गई। बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी की मौजूदगी में इस विचार विमर्श में इस बार की परीक्षाओं को सही ढंग से संचालित किए जाने के लिए भी गाइडलाइंस साझा की गई है। वहीं साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी श्वेता अरोड़ा ने बोर्ड एग्जाम को लेकर बताया कि पहले ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो आजमगढ़ में नई शिक्षा नीति को लेकर सीबीएसई के स्कूलों के साथ सर्वोदय पब्लिक स्कूल में बैठक की गई है। बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी की मौजूदगी में इस विचार विमर्श में इस बार की परीक्षाओं को सही ढंग से संचालित किए जाने के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। मैं यहाँ
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आ चुकी है 2020 क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी तैयारी होनी है। उन सारे विषयों पे आज यहाँ मीटिंग में चर्चा की गई और की जा रही है कि सब कुछ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अब बहुत सालों के बाद 34 इयर्स के बाद लागू होने जा रही है, तो स्कूल्स ही उसको धरातल पे उतारने के लिए सक्षम हो पाएंगे। उनको सक्षम करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि होलसम पर्सनालिटी बनाना है, उन लोगों को रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे लाना है, उन सारी बातों पे आज चर्चा की गई। सीतापुर के विश्वविख्यात तीर्थ नैमिषारण्य पहुंचे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने चक्रतीर्थ में मार्जन कर मां ललिता देवी के मंदिर में माथा टेका। उनके साथ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले प्रमुख सचिव ने मां ललिता देवी के दर्शन किए, उसके बाद चक्रतीर्थ पहुंचकर मार्जन किया, जहां पर तीर्थ पुरोहित ने वेद मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई और तीर्थ के विकास के लिए कई बातें कही। तो सीतापुर के विश्वविख्यात तीर्थ नैमिषारण्य पहुंचे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने चक्रतीर्थ में मार्जन कर मां ललिता देवी के मंदिर में माथा टेका है। उनके साथ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसे एक चलता फिरता टीवी और सिनेमा घर भी कहा जाता है, फिल्में और शोज के शौकीन लोगों का एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, जिसके देश में आने के बाद से फिल्मी जगत में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया है और लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को खूब सपोर्ट भी किया है। लेकिन ज्यादा मशहूर होना भी अक्सर ज्यादा विवादों में ले आता है। कुछ ऐसा ही हाल ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म यूजर हैं और उस पर अपनी पसंदीदा फिल्में और शोज देखना पसंद करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ नए नियमों को लागू कर दिया है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स नई गाइडलाइंस के साथ आएंगे और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म में भी अब वेब शोज और फिल्मों की ग्रेडिंग होगी। सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए इन सब पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट पर रोक लगाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में इसके बारे में जानकारी दी। लोगों का इन प्लेटफॉर्म्स का जमकर विरोध किए जाने की वजह से OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार विवादों में घिरते जा रहे थे। साथ ही सरकार ने इन पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की ग्रेडिंग 6 कैटेगरी में की है, जिसमें U यानी कि यूनिवर्सल, U/A सामान्य दर्शकों के लिए, U/A 7+ यानी कि 7 साल से अधिक उम्र के लिए, U/A 13+ यानी कि 13 साल से अधिक उम्र के लिए, U/A 16+ 16 से अधिक उम्र के लिए और A यानी कि एडल्ट्स के लिए। OTT प्लेटफॉर्म पर लगाए गए इन फिल्टर्स को लोग अपनी उम्र के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही अब एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि अब नेटफ्लिक्स जैसी OTT कंपनियों को अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। और अगर बात अश्लील कंटेंट की जाए तो यह समय घटकर 34 घंटे हो जाता है। OTT और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। दोनों को ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा। अब कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। इनका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और इनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर करनी होगी। इसका असर यह होगा कि सरकार अब स्थानीय स्तर पर सीधे इन मामले में निपटारा कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे विदेशी कंपनियों के स्थानीय ऑफिस भारत में होते हैं, जो देश में व्यापार करते हैं।
साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी भी बनानी होगी। इससे पहले भी एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक शो XXX सीजन 2 को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है। आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित होने वाली इस वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के जवानों और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने शो से आपत्तिजनक और अभद्र कंटेंट को हटाने के आदेश दिए थे। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर सख्ती बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ था। वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। वहीं 1 मार्च से यानी कि आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस बीच खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहीं लाशें बिछ रही थी तो शमशान कम पड़ रहे थे। कायनात ऐसी रूठी हुई थी मानो पूरी इंसानी अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। दुनिया मुश्किल में थी और कहीं दुआएं चल रही थी तो कहीं अजान। पूरी दुनिया उम्मीद की निगाहें लगाए आसमान की तरफ देख रही थी। गलियां सुनी, सड़कें सुनी, खेल का मैदान सुना, गांव का खलिहान सुना। हर तरफ सिर्फ मौत की आहटें थी। पहले सैकड़ों मौत, फिर हजारों मौतें। मौत की गिनती मायने रखना बंद हो गई थी। पूरी दुनिया एक दूसरे से किसी रास्ते की उम्मीद लगाए बैठी थी। महीने बीत रहे थे लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1 साल तक चले मौत के तांडव के बाद 16 जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। देश में कोरोना टीकाकरण का काम भी जारी है। अब तक देश में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 77% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 70% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। हालांकि देश के कई क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 1 करोड़ 37,56,940 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण अभियान चरण दर चरण आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल है। अब मार्च में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण यानी कि टीकाकरण 2.0 शुरू होने वाला है। सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। कोरोना टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी गई है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सैनिक कर्मियों को भी टीका लगाया गया है। 14 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहले चरण के मुकाबले दूसरा चरण कुछ मामलों में अलग है। पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल पाएगी। इसके लिए लोगों को खुद भुगतान करना होगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस संबंध में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन करीब 20,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन करीब 20,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे उन्हें पैसे देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही वैक्सीन की कीमत भी बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर कोरोना का टीका लगवाएंगे। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी।
पुलिस लाइन चुर्क में जनपद सोनभद्र से सेवानिवृत्त हुए 6 पुलिसकर्मियों को अमरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा शॉल भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन चुर्क में जनपद सोनभद्र से सेवानिवृत्त हुए 6 पुलिसकर्मियों को अमरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा शॉल भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की गई। वहीं ताजनगरी आगरा के पिनाहट के चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनने जा रहे पक्के पुल का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा इस पुल का शुभारंभ किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण हो रहा है, जिसमें आवागमन में बाधा का अवरोध अब जल्द समाप्त हो जाएगा। तो ताजनगरी आगरा के पिनाहट के चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनने जा रहे पक्के पुल का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस पुल का शुभारंभ किया गया है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं आगरा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण हो रहा है। चंबल में उसैद घाट और पिनाट को जोड़ने वाला ब्रिज, यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी। बीच में व्यवधान के कारण इसमें अवरोध आया। यह 90 करोड़ रुपए की लागत से अब जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। आज हम लोग शुभारंभ कराने के लिए आए थे और मैं इसके लिए इस क्षेत्र के सभी लोगों को सहारनपुर के नागल के ग्राम लाखनौर में विशाल सभा स्थल पर राकेश टिकैत की एक झलक पाने के लिए किसानों का हुजूम लगातार बढ़ता गया। हजारों की संख्या में किसान महासभा स्थल पर चौधरी राकेश टिकैत को सुनने के लिए पहुंचे। वहीं इस बीच महासभा में राकेश टिकैत ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी मंशा को साफ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून की वापसी नहीं तो किसान की घर वापसी भी नहीं होगी। हम सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। तो सहारनपुर में महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत को देखने के लिए हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे और इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी।